सभी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में मैं हूँ इरफान। हमारे साथ हैं आज भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर पियोत्र कोतकोस्की। पियोत्र कोतकोस्की भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर पियोत्र कोतकोस्की कला, साहित्य और सिनेमा में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। पोलैंड को अपनी जन्मभूमि और भारत को अपनी गुरुभूमि मानने वाले प्रोफेसर पियोत्र ने अपनी आरंभिक पढ़ाई के दौरान आधुनिक ओरिएंटल भाषाओं और साहित्य को केंद्र में रखा। दक्षिण पूर्व एशिया के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने को गहराई से समझने की कोशिश में वो धर्मशास्त्र, दर्शन और सभ्यताओं के इतिहास में गहरे उतरने लगे। एशियाई जीवन पद्धति और सांस्कृतिक साझेपन की तलाश प्रोफेसर पियोत्र को पाकिस्तान ले गई, जहां कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस्लामी समाज, संस्कृति और रीति रिवाज को तो नजदीक से समझा ही, यहां से उर्दू जबान में डिप्लोमा भी लिया और अव्वल आए। प्रोफेसर पियोत्र राजनीति, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान के गंभीर अध्येता हैं और अपने देश पोलैंड में पूरब की कला, संस्कृति और इतिहास को प्रचारित प्रसारित करने वालों में अग्रणी भी हैं। भारत में करीब 4 साल से रह रहे पियोत्र कोतकोस्की आज यहाँ की भाषा और संस्कृति में घुल मिल गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पियोत्र कोतकोस्की प्रोग्राम में। हमें बताइए कि पोलैंड में आपका जन्म कहाँ हुआ और फिल्मों से जो आपकी दिलचस्पी का सिलसिला है वो कहाँ से शुरू होता है? ये आपने बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है, क्योंकि जब मैं जवाब देना चाहूँगा तो मैं शायद कोई लंबी कहानी, तो मुझे ये लंबी कहानी सुनाना चाहिए जी। लेकिन मैं एक शहर में पैदा हुआ था जिसका नाम व्रोत्स्लाव है, और काफ़ी सालों के बाद वो यूरोपियन संस्कृति की राजधानी बन जाएगी। वो बहुत मशहूर शहर है जो दक्षिण पोलैंड में लोकेटेड है। लेकिन 5 साल के बाद मैंने अपने माता पिता के साथ कोई दूसरा शहर में मैं तो बसने लगा, और क्राकुव का नाम इस शहर का है, जो बहुत प्राचीन नगर है, जो पुराने ज़माने में एक पोलिश राजधानी थी। और इसी शहर में मेरी फिल्मों की दिलचस्पी शुरू हो गई थी। और जब मुझे भी याद है, जब मैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था क्राकुव विश्वविद्यालय में, तो बस फिल्मों की दिलचस्पी इसी टाइम में तो शुरू हो गई थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्मों के बिना मैं शायद अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से समझ नहीं सकूँगा, क्योंकि बिल्कुल जो ये हमारी ज़िंदगी जो है, हमारे राजनीति जो है, संस्कृति जो है और समाज जो है, इसमें ये पोलिश फिल्में जो हैं तो बिल्कुल ये बड़ा भूमिका अदा करते हैं। शायद ये आपके दर्शकों को तो मालूम होगा कि वाइदा के नाम जानुस्सी किशलोवस्की ये पोलिश डायरेक्टर्स है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। और हम जब 25 साल से पहले, 30 साल से पहले जब हम ये उनकी फिल्मों को देख रहे थे, तो इन फिल्मों में ऐसा बड़ा संदेश उपलब्ध है जिससे हमने ये समझना चाहे। इस संदेश कैसा था कि हमारी ज़िंदगी राजनीति से बिल्कुल जुड़ी हुई थी, लेकिन जब हमको आज़ादी चाहिए तो ठीक है, ये आज़ादी सिर्फ अपने समाज में और शायद अपने दिल में हमको ये ऐसी आज़ादी तलाश करना पड़ेगा। मतलब ये कोई फिलोसॉफिकल मैसेज ये कहलाता है। लेकिन जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमको ऐसा संदेश को तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इस संदेश के बिना तो ऐसे फिल्म देखने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं। कभी कभी तो इंफोटेनमेंट हमको भी चाहिए, ठीक है,
हम तो बिल्कुल थके हुए हैं और घर वापस लौट के तो हम तो टीवी स्विच ऑन करके तो बस इंफोटेनमेंट हमको चाहिए, इसलिए हम तो बस सब कुछ ये देखते हैं जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। लेकिन काफ़ी साल से पहले जब मैंने कहा जब हम छात्र थे, कोई इंफोटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट, कोई मनोरंजन सिर्फ तो भी नहीं, लेकिन कोई फिलोसॉफिकल संदेश हमको चाहिए था। यहाँ पर हम अब आपको टोकेंगे कि ये जो फिलोसॉफिकल संदेश जो चाहिए था वो आपको किस एक पहली फिल्म में जो पोलैंड में देख रहे थे आप, वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें आपको लगा कि हाँ ये फिलोसॉफिकल संदेश आपकी ज़िंदगी में कोई रोशनी डालता है? तो ठीक है, ये जो फिलोसॉफिकल दार्शनिक संदेश तो मैंने पहली बार एक ऐसा फिल्म में देखा था जिसका नाम है कैमोफ्लेज। वो तो मिस्टर जानुस्सी की फिल्म थी, और जब मैंने पहली बार इस फिल्म को देखा था तो मैंने ये डिस्कवरी किया था कि ठीक है, ये जैसे हमारे समाज का प्रतिबिंब है। तो ठीक है, अगर आप अपना समाज और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो शायद सबसे पहले अपने दिल में, अपने मन में हमको मनोक्रांति करना चाहिए। और वो तो जैसे मनोक्रांति का संदेश था। कोई दूसरा फिल्म जो मैं कभी कभी देखता हूँ, ये ऐसी फिल्म है जो आने वाले जनरेशन्स के लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दिलचस्प होगा। ये तो प्रॉमिस लैंड है, जिसका डायरेक्टर मिस्टर वाइदात है। और ये दो फिल्में जो है, इन फिल्मों में मैंने ये दार्शनिक और सामाजिक संदेश मैंने देखा था, मैंने महसूस किया था। एक नाम आपने लिया कैमोफ्लेज और दूसरा नाम लिया प्रॉमिस लैंड, एक जानुसी की फिल्म और एक वायदा की फिल्म। फिर जब आप हिंदी फिल्में देखने लग जाते हैं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान आने के बाद, या फिर आपने पोलैंड में ही रहते हुए कुछ हिंदी फिल्में देखी? सब कुछ वो तो कभी खुशी कभी गम की फिल्म से शुरू हो गई थी, ये काफ़ी साल से पहले। आजकल ये काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जो पोलिश सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध है, और मेरे ख्याल से ये पोलिश दर्शक जो है, पोलिश फैंस जो है, एडमायरर्स जो है, वो तो ज़्यादातर शायद बड़े प्यार से लगान ये फिल्म तो देखेंगे, क्योंकि इसमें तो बड़ा संदेश है। वो तो जैसे हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसमें तो बड़ा संदेश है जो पोलिश लोग, पोलिश दर्शक आराम से समझ पाएंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर पियोत्र क्वाटकोव्स्की के साथ। मेरे ख्याल से वो ठीक है, ये पूरे समाज, संस्कृति, साहित्य, राजनीति सब कुछ समझने के लिए तो कम से कम भारत में 5-6 साल तो रखना चाहिए, नहीं तो हम तो बस आराम से कुछ नहीं समझ पाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर पियोत्र क्वाटकोव्स्की। प्रोफेसर क्वाटकोव्स्की, मुझे बताइए कि आपने ब्रेक से पहले हमारे एक सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया कि आपकी देखी हुई शुरुआती हिंदुस्तानी कोई फिल्म कौन सी थी? अभी तो सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे काफ़ी फिल्मों को देखने का मौका मिल गया था, और अगर मैं बस हिंदी फिल्मों के बारे में कुछ ना कुछ बताना चाहूँगा तो शायद अपने दिमाग में, अपने मन में कोई लंबा लिस्ट तो मुझे ये बनाना चाहिए होगा। लेकिन वो तो ठीक है, ये ऐसी फिल्म जो मैंने देखी है और ये फिल्म जो मेरे जीवन पर और मेरे इंस्पिरेशन पर बिल्कुल प्रभावित हो चुका है, वो तो कभी खुशी कभी गम है। कभी खुशी कभी गम है, ये है कि ये मेरा इंस्पिरेशन जो है, ये मेरी दिलचस्पी जो है, वो इस फिल्म को देखने से शुरू हो गया है। नंदनी जी, आ रही हूँ।
अरे भाई बेटा क्या आ गया, आप तो भूल ही गए हमें। ये टाई कौन बांधेगा? मेरे बगैर इतना भी नहीं कर सकते आप। अब लग रही हैं आप मिसेस यशवर्धन। भाई चलो, वादा करो कि तुम हमारे परिवार की परंपरा का पालन करो। वादा करो कि तुम इस परिवार की इज्जत पर कभी आंच नहीं होने दोगे। मैं वादा करता हूं पापा, मैं इस परिवार का नाम हमेशा ऊंचा रखूंगा। मैं वादा करता हूं मैं आपको हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन बाद में जब मैंने कुछ ना कुछ राजनीति, संस्कृति, साहित्य के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहा, तभी मैंने अपने लिए कोई फिल्मों का लिस्ट बनाया था। और इसी लिस्ट में ये काफ़ी फिल्में मौजूद है। ये फिल्म जो मैंने कहा पहले, ये फिल्में जो है, जो शायद पोलिश दर्शक के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल दिलचस्प है, तो शायद आरक्षण जो है, आरक्षण जो है, मैंने कहा पहले कि शायद थ्री इडियट्स जो है वो कोई दूसरी फिल्म है, और शायद सत्यजीत रे की फिल्म जो मैं अपने दोस्तों को बिल्कुल रिकमेंडेशन करूँगा, ये घरे बहारे। आपने घरे बाहरे की बात की, घरे बाहरे में आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे बताइए। मतलब ये है कि पहले ये मैंने कहा कि फैमिली वैल्यूज़ तो क्या है। ये फैमिली वैल्यूज़ जो है, ये परिवर्तन का रोल आधुनिक समाज में, इस रोल का परिवर्तन कैसा हो गया है, और इस फैमिली वैल्यूज़ ये जो है राजनीति से कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस फिल्म में ये तो मेरा ख्याल है, मेरा विचार है कि सत्यजीत राय ने वो तो इस रिलेशन तो अच्छे तरीके से दिखाया है। और भी ये जो संबंध, ये पुरुष और महिला के बीच में कैसा संबंध है, अगर पीछे में हम राजनीति देख सकते हैं, हम क्रांति देख सकते हैं, तो ठीक है, ये रिलेशंस जो है, ये संबंध जो है कैसे बनाया जाता है, तो ठीक है, ये पूरा डेवलपमेंट जो है, पूरा प्रोसेस जो है, इस फिल्म में बिल्कुल ये मौजूद है। और हम अगर इतिहास की चुनौतियाँ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो बिल्कुल इस फिल्म में ये संदेश पोलिश दर्शक या यूरोपियन दर्शक वो तो सब कुछ ये समझ सकता है। एक एक समय की মনে হয় জানেন, স্বদেশী চলে যাক, আপনার সঙ্গে বসে গল্প করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই। আমার সঙ্গে গল্প করে আপত্তি আছে? হাসছেন যে? এত বাড়িয়ে বলে কার না হাসি পায় বলুন? আপনি এক ঘন্টাও একটানা বসে গল্প করার লোক নন। ঠিকই বলেছেন। আসলে আমার স্বদেশীও চাই, আপনাকেও চাই। আমি কিন্তু চাই না আপনারা দেশের কাজ বন্ধ করেন। এ ব্যাপারে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার মোটেই মতে মেলে না। ওর অনেক গুণ আছে, সেখানে আমি তাকে শ্রদ্ধাও করি। फैमिली रिलेशंस, राजनीतिक क्रांति और समाज की चुनौतियाँ जो है, ये तीन चीज़ें, तीन विषय जो मौजूद है, तो मेरे लिए बिल्कुल सबसे दिलचस्प और अहम है। ये तो हुई एक बात जो कि घरे बाहरे के सिलसिले में हुई। आपका कहना है कि भारतीय समाज को, संस्कृति को, राजनीति को समझने के लिए आपने फिल्मों की एक फहरिस्त, एक लिस्ट जैसी बनाई। आपने क्या पाया, क्या इतना आसान है एक पोलिश आदमी के लिए भारत आकर फिल्मों के ज़रिए राजनीतिक इतिहास और उसकी बनावट और उसकी संरचना को समझ पाना? आपने बिल्कुल ये बहुत मुश्किल सवाल किया है। मेरे ख्याल से वो ठीक है, ये पूरे समाज, संस्कृति, साहित्य, राजनीति सब कुछ समझने के लिए तो कम से कम
भारत में 5-6 साल तो रखना चाहिए, नहीं तो हम तो बस आराम से कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ठीक है, फिल्मों के ज़रिए शायद हम तो लोगों के सपने जो है, इमेजिनेशन जो है, इन फिल्मों के ज़रिए तो शायद हम कुछ ना कुछ तो समझ पाएंगे। लेकिन जब मैं आज के जवाब देना चाहता हूँ तो ये जवाब ऐसा होगा कि आप तो हिंदुस्तानी लोगों से सबसे पहले तो गुफ्तगू आप तो कीजिए, ठीक है, किसी गांव जाइए, हिंदुस्तानी भोजन आप खाइए, शायद न्यूज़ आप तो भी देखिए, शायद किसी परिवार के साथ 1-2 महीने रहिए, वो तो, और शायद ये आधुनिक समाज समझने का मौका आपको मिलेगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर पियोत्र क्वातकोस्की के साथ। मेरा कहना यह है कि आजकल ज्ञानी तो कौन है? ज्ञानी वो है जो अपने दोस्तों को, पूरे संसार को अच्छे तरीके से समझा देता है और संसार का तालीम सिखाता है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं भारत में पोलैंड के एम्बेसडर प्रोफेसर पियोत्र क्वातकोस्की। प्रोफेसर पियोत्र, हमको बताइए कि हिंदी इतनी बढ़िया आप कैसे बोलते हैं? आपको बस मैंने आपसे तो कहा था कि हिंदी भाषा इतनी कठिन भाषा है कि उसे बोलने लिखने के लिए तो कम से कम 5-6 साल तो चाहिए। लेकिन मैंने 5 साल से पहले तो सीखना शुरू किया। और मुझे भी याद है जब मैं छात्र था और पहली बार इधर हिंदुस्तान में आया था, तभी एक आश्रम में बस मेडिटेशन करने के लिए तमिलनाडु में मैं वहाँ तो चला गया। मुझे भी तो याद है, एक पुस्तक को बस पढ़ने के बाद इस आश्रम ने और आश्रम वालों ने मुझे इतना आकर्षित किया था कि मैंने ये फैसला किया कि बिल्कुल वो तो तपास तो मुझे तो करना चाहिए। और इसलिए मैंने ये निश्चय किया, ठीक है, ये शायद 2-3 हफ्ते के लिए तो मुझे वहाँ तो जाना चाहिए। और इस वक्त मैंने एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण वाक्य मैंने सुना कि ज्ञानी कौन है? ये ज्ञानी ये है जो संसार का त्याग करता है। और बिल्कुल इसी टाइम में 25-30 साल से पहले तो मैं समझता हूँ कि संसार का त्याग करना ये ज़्यादा आसान था। आजकल ये हमारे दुनिया का परिवर्तन इतना हो चुका है कि संसार का त्याग करना बिल्कुल एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए तो शायद मैं अपने बच्चों को तो नहीं समझा दूंगा कि आप तो संसार का त्याग कीजिए। मेरा कहना यह है कि आजकल ज्ञानी तो कौन है? ज्ञानी वो है जो अपने दोस्तों को, पूरे संसार को अच्छे तरीके से समझा देता है और संसार का तालीम सिखाता है, यह है। लेकिन आपने मुझसे ये पूछा है कि हिंदी भाषा हमारे लिए ये कैसी भाषा है, लोगों से हम तो कैसे तरीके से वार्तालाप करते हैं। और मुझे इधर तो प्रतिदिन इसी भाषा में बोलने का मौका तो मिल रहा है। इसलिए अगर आदमी को कोई अभ्यास मिल जाता है तो ठीक है, बस उच्चारण व्याकरण जो है भाषा का वो तो सुधार जाएगा। इसलिए मैं तो कोशिश करता हूँ और मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अभी तो भी हिंदी भाषा सीख रही है। मुझे भी उर्दू रस्मुल खत आती है, इसलिए जब मेरी इच्छा ऐसी है तो इसी रस्मुल खत में मैं तो शायरी भी तो पढ़ता हूँ। इसलिए बस इसी भाषा में बोलने से मुझे बिल्कुल ये बड़ा मज़ा आता है। आपने कहा उर्दू रस्मुल खत आपको आती है, आप लिख भी लेते हैं? बिल्कुल लिख भी लेते हैं। और कुछ शेर व शायरी भी कर लेते हैं? मतलब ये है कि मैं शायरी का तर्जुमा बस करने की कोशिश करता हूँ तो ठीक है। लेकिन जब हम कविता या शायरी का अनुवाद करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है हमको थोड़ी टाइम के लिए हमको एक कवि बनना चाहिए। बिल्कुल। अगर
बस ये कभी कदार हमारे दिल में बिल्कुल नहीं है, तो हम शायद कविता का अनुवाद अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। अपने जीवन में हमको ये कविता चाहिए, ताकि हमारा जीवन अच्छे तरीके से बस हम तो समझ सकें। इस कविता के बिना शायद हम अपने ज़िंदगी, अपने जीवन को समझ नहीं पाएंगे। शायद राजनीति बिल्कुल ये भी तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर ये कविता हमारी ज़िंदगी, हमारे जीवन में मौजूद है, तो शायद हमारा जीवन इतना कठिन नहीं होगा। मतलब ये है कि वो कविता जो है, वो शायरी जो है, वो एक जैसे एक चश्मा है। अगर इस चश्मा से जरिए हम अपनी ज़िंदगी और पूरे समाज देखते हैं, तो शायद ये जो रहस्य है हमारे ज़िंदगी का, हम ये रहस्य को समझ पाएंगे। कोई एक शेर या कोई किसी कविता की कोई लाइन आपको जो बहुत रजिस्टर हो गई हो जहन में? लाइन तो बिल्कुल मैं तो जानता हूँ, लेकिन पूरा रेसिटेशन अभी तो आप माफ़ कीजिए तो मैं शायद नहीं करूँगा। लेकिन अल्लामा इकबाल की शायरी मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है, और एक ऐसा लाइन है हकीकत के हुस्न। जब मैंने इस शायरी के पहली बार मैंने पढ़ लिया था, तो इसमें मैंने कोई ऐसा बड़ा संदेश डिस्कवर किया है। मतलब यह है कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत कैसी है। उसका संदेश ये है कि शायद जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वास्तव में वो तो भी एक माया है। मतलब ये है, हम तो भी सब कुछ ये छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो मटेरियल है, लेकिन वास्तव में ये जो रियल दुनिया है तो उसके पीछे में है। और अपनी ज़िंदगी में हमारी उद्देश्य ये है कि ये जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्य कैसा है, और शायद किसी गुरु, किसी विद्वान की मदद से तो ठीक है हमको ऐसे रहस्य को डिस्कवर करना चाहिए। लेकिन शायद मैं कोई दूसरा कविता का रिसिटेशन करूँगा अभी। तो मेरे पास एक ऐसी किताब है, एक ऐसा पुस्तक है, और जो पोलिश कवि से लिखी हुई है, और उसका अनुवाद तो किया गया है, और आजकल ये हिंदी संस्करण हिंदुस्तान में उपलब्ध है। वो तो पराई सुंदरता में, जो हमारे मशहूर कवि से लिखी हुई है, आदम ज़ागायेव्स्की। पराई सुंदरता में, केवल पराई सुंदरता में है दिलासा, पराये संगीत और पराई कविता में मुक्ति है केवल दूसरों के पास, भले ही एकांत लगता हो अफीम सा। दूसरे नरक नहीं है, अगर उन्हें देखो सुबह, जब उनके माथे साफ हों सपनों के धुले हुए। इसलिए सोचता रहता हूँ कौन सा शब्द प्रयोग करूँ, वो या तुम। हर एक वो लगता है किसी एक तुम से विश्वासघात, पर बदले में पराई कविता में दिखती है ईमानदारी एक सच्चे संवाद की। इसको आप हमारे लिए पोलिश में भी पढ़िए। Polish भाषा में, w cudzym pięknie, tylko w cudzym pięknie jest pocieszenie, w cudzej muzyce i w obcych wierszach. Tylko u innych jest zbawienie, choćby samotność smakowała jak opium. Nie są piekłem inni, jeśli ujrzeć ich rano, kiedy czyste mają czoła umyte przez sny. Dlatego myślę długo, jakiego użyć słowa, on czy ty. Każdy on jest zdradą jakiegoś ty, lecz za to w cudzym wierszu wiernie czeka chłodna rozmowa. आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर पियोत्र क्वातकोस्की के भारत और पोलैंड के बीच इन फिल्मों को, जैसा कि हम अभी बात भी कर आए, क्या एक सिलसिला सा क्या बन रहा है? बिल्कुल, बस जब हमारी संस्कृति मंत्री मुंबई आए थे, हमने मिस्टर बच्चन से एक मुलाकात का इंतज़ाम किया था। और मुझे भी याद है जब मिस्टर अमिताभ बच्चन जब उन्होंने एक विज़िट किया पोलैंड में, तो उन्होंने दूसरे लोगों के सामने एक वायदा किया था कि एक दिन
एक फिल्म का शूटिंग वे तो करेंगे पोलैंड में। और मैं तो भी तो आशा कर रहा हूँ कि अपने वायदा पूरा करने का वक्त तो आ रहा है और एक दिन अपने टीम के साथ वो तो एक फिल्म का शूटिंग बिल्कुल करेंगे। आपको भी याद है कि स्पेन में एक फिल्म का शूटिंग हो चुका है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए मेरा विचार ये है और मेरी इच्छा ये है कि शायद पार्ट 2 पोलैंड में हो सकता है, शायद पोलैंड में जिंदगी फिर से मिलेगी, क्यों ना, ये तो वो भी मुमकिन है। लेकिन तो ठीक है, मैं तो अभी तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ मिस्टर बच्चन की कि एक दिन वो तो शायद पूरे टीम के साथ कोई एक्सीलेंट फिल्म बनाएंगे पोलैंड में। पोलैंड में सब कुछ मिलेगा। शायद आपके दर्शकों को तो मालूम नहीं है कि 2 फिल्मों का शूटिंग अभी तक तो हो चुका है। फाना फिल्म जो है, जो बहुत मशहूर फिल्म था, उसका शूटिंग तो पोलैंड में हुआ। और दूसरा फिल्म अजान, तो मतलब ये है 2 फिल्मों का शूटिंग अभी तक हुआ है। और मेरे ख्याल से ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो तो इंडियन प्रोड्यूसर्स से बहुत अच्छे तरीके से सहयोग कर रहा है और इसी क्षेत्र में वो तो कामयाब हो जाएंगे। और बिल्कुल चलते चलते ये बताइए कि कोई ऐसा सवाल जो आपको लग रहा हो कि मैं आपसे पूछूं और उसका जवाब आप दें, तो वो आप जवाब हमको चाहें तो बता सकते हैं। तो शायद बस ये आजकल हिंदुस्तान भारत आपके लिए तो क्या है, तो मैं ये जवाब अभी तो देना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से बस मैंने कहा कि 4 साल हो गए भारत में और मैं अपने परिवार के साथ इधर तो रख रहा हूँ। मैं तो हिंदुस्तानी भोजन तो खा लेता हूँ, हिंदुस्तानी टेलीविज़न देखता हूँ, भारतीय लोगों से प्रतिदिन तो वार्तालाप करता हूँ, हिंदी अखबार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये तो बताना चाहता हूँ कि भारत में जैसा मेरा दूसरा घर हो गया है और मैं भविष्य में जब मैं वापस पोलैंड आऊँगा तब हिंदुस्तानी संस्कृति के बारे में मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगा और मैं इधर तो वापस आना चाहूँगा। ये है अगर शायद। और ये तो बताना चाहता हूँ कि पोलैंड मेरे लिए एक मातृभूमि है, लेकिन भारत मेरे लिए एक गुरुभूमि हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पियोत्र क्वात्कोस्की हमारे लिए इतना वक्त निकालने के लिए। ये थे भारत में पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर पियोत्र क्वात्कोस्की। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com।